नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राय अपना भारत पार्टी का नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूं और मेरा चुनाव चिन्ह है पेन का नीब और 7 किरणें। क्या आप जानते हैं दिल्ली में 10 वर्ष शासन जिसने किया उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी और उसका नेता है अरविंद केजरीवाल। आप जानते हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में कहा गया है जो आतंकवादियों से संबंध रखता है वह भी आतंकवादी कहलाता है, जो आतंकवादियों से सहायता लेता है या उनको देता है वह भी आतंकवादी की श्रेणी में आता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं दिल्ली का जो मुख्यमंत्री अभी था अरविंद केजरीवाल वह आतंकवादी है। आतंकवादी कैसे? देश के दुश्मन गुरबंश सिंह पन्नू जो कि अमेरिका में बैठकर भारत को चुनौती देता है, कहता है मैं भारत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो कनाडा में, अमेरिका में और अन्य राष्ट्रों में हमारे मंदिरों पर हमले करवाता है, तोड़फोड़ करवाता है और पंजाब को अलग करके खालिस्तान की मांग करता है। अरविंद केजरीवाल ने सन 2013 में उससे अमेरिका में मुलाकात की थी और गुरबंश सिंह पन्नू ने उसको $16 मिलियन दिया है 2013 से लेकर अब तक। उसने उस आतंकवादी के पैसे से दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई और इस शर्त पे बनाई कि तिहाड़ जेल में बंद और पंजाब की जेलों में बंद खालिस्तानी आतंकवादी को रिहा किया जाएगा। ये खालिस्तानी आतंकवादी देश के दुश्मन नहीं है, ये हिंदुओं पे नहीं हमले करते, वो राष्ट्रवादी सिखों के भी दुश्मन है जो राष्ट्रवादी सिख भारत के साथ खड़े हैं। और इसी आतंकवादी केजरीवाल ने गुरबंश सिंह पन्नू से धन लेकर दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई और उसने प्रयास भी किया इन आतंकवादी को जेलों से रिहा किया जाए, लेकिन केंद्र की एजेंसी और न्यायिक व्यवस्था के कारण रिहा नहीं हो पाए। अभी कुछ दिनों पूर्व ही अमेरिका से गुरबंश सिंह पन्नू ने अपना एक वक्तव्य जारी किया। उसने कहा कि मैंने केजरीवाल को $16 मिलियन दिया है जो कि 136 करोड़ रुपए के बराबर होता है। क्या आप जानते हैं इस $16 मिलियन अमेरिकन डॉलर से, इस पैसे से, धन के बल पर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और दिल्ली में ही इस पैसे का प्रयोग हुआ। और यही नहीं, केजरीवाल और उनकी पार्टी के संबंध नक्सलियों से भी है। ये अर्बन नक्सल पार्टी है और आतंकवादियों की पार्टी है। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। मैं नई दिल्ली के मतदाताओं से कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से बचिए। ये आत्मघाती है, राष्ट्रीय संकट है। इनको यदि सत्ता दे दी गई इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आपको पता होगा जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा प्रचार नहीं कर रहे थे, वो अपना इलाज कराने अमेरिका भाग गए या किसी अन्य देश में भी गए। वो इलाज कराने नहीं गए थे, वो गुरबंश सिंह पन्नू से सेटिंग करने गए थे, भाई हमारे खिलाफ बोलना बंद कर दे। सेटिंग तो नहीं हो पाई या हो भी गई हो, इसके बारे में हम नहीं जानते। दिल्ली के एलजी ने पत्र लिख दिया एनआईए को केवल जांच करो। अभी जांच का कोई असर दिख नहीं रहा है। आपको पता है राघव चड्ढा दिल्ली के चुनाव प्रचार में उपस्थित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? उनको डर था दिल्ली के एयरपोर्ट पर जाके दिल्ली की एजेंसी अरेस्ट कर सकती है। उन्होंने सेटिंग बनाई किसके जरिए? प्रियंका चोपड़ा के माध्यम से। उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की बहन है और शायद जनता जानती हो प्रियंका चोपड़ा के संबंध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी है। मोदी जी सम्मान करते, मोदी जी का भी सम्मान करती है और उसका असर ये हुआ राघव चड्ढा भारत वापस आता है। उससे ना तो एनआईए पूछताछ करती है ना उसको गिरफ्तार करती है। पूरी आम आदमी पार्टी को आतंकवाद के पोषण में उसको मदद के आरोप में जेल होना चाहिए था। उन पे यूएपीए की धाराएं लगनी चाहिए थी और वे जेल में होने चाहिए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कंप्रोमाइज कर लिया आम आदमी पार्टी से। उनका ठीक है, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप यह विधानसभा चुनाव लड़ोगे तो सही, जीतने के लिए नहीं हारने के लिए लड़ोगे। इस समय आम आदमी पार्टी जेल जाने से बचने के लिए यह चुनाव हारने के लिए लड़ रही है
केंद्र सरकार से समझौता हो चुका है। ये तो रही स्थिति है। दिल्ली में आपको पता है काफी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। कभी इनको शीला दीक्षित की सरकार ने बचाया था, अब इनको केजरीवाल की सरकार का संरक्षण प्राप्त है। नई दिल्ली क्षेत्र में ही कई बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान मिल जाएंगे कूड़ा बीनते हुए, लोगों के घरों में काम करते हुए। मैं आपसे संकल्प करता हूं कि नई दिल्ली क्षेत्र से हम इनको भगाएंगे। ये तो रही इनकी स्थिति देश और दिल्ली की सुरक्षा के लिए। अब मैं आपके सामने एक अगली बात रखना चाहता हूं। नई दिल्ली क्षेत्र में स्वास्थ्य की सेवा भी कोई अच्छी नहीं है, न उन्नत है न आधुनिक है। दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में कई बार तो सीटी स्कैन और एमआरआई की डेट भी 3-3, 6-6 महीने में मिलती है। हमारा प्रयास होगा ये तत्काल हो। एनटीएमसी की क्लिनिक में भी कई बार दवाएं नहीं होती और जांच की मशीनें खराब होती हैं। तो मैं आपसे प्रण करता हूं इस व्यवस्था को भी हम सुधारेंगे। हमने देखा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल और विद्यालय हैं, कुछ एनटीएमसी के स्कूल हैं, कुछ केंद्र सरकार के हैं। उनमें स्थानीय बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित नहीं हो पाता है और उनको दूसरी जगह भागना पड़ता है। लाखों रुपए डोनेशन देकर पब्लिक स्कूलों में प्रवेश कराना पड़ता है। मैं प्रण करता हूं नई दिल्ली के स्थानीय बच्चों को हम स्थानीय स्कूलों में प्रवेश दिलवाएंगे और उसकी प्रवेश क्षमता को भी बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी और मेरे माननीय मित्र श्री मनीष सिसोदिया जी दावा करते हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। कहां से अच्छी है भाई? वो दिल्ली के स्कूल को एक्सेलेंट स्कूल मानते हैं। दिल्ली का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो गिरा हुआ है। यदि इतने अच्छे क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? दिल्ली के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, निगम पार्षद हैं और दिल्ली के जो अधिकारी हैं, उनके बच्चे भी इन एक्सेलेंट स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। वो महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, लाखों रुपए डोनेशन जहां पर दिए जाते हैं। माननीय सिसोदिया जी, आप तो मेरे मित्र हैं। केजरीवाल जी, क्यों नहीं आपके बच्चे इसमें पढ़ते? क्यों नहीं आप आदर्श बने कि प्रत्येक नेता आम आदमी पार्टी का, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाए? आप कहते हैं कि दिल्ली की जो अस्पतालों की व्यवस्था है वो वर्ल्ड क्लास है, जबकि आपके राघव चड्ढा इलाज कराने विदेश जाते हैं। जब ये आपकी क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक इतनी अच्छी है, तो क्यों नहीं इस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक और दिल्ली के अधिकारी अपने अस्पतालों में इलाज कराते हैं? मैंने देखा मोहल्ला क्लिनिकों में कुत्ते बैठे होते हैं और आवारा पशु बैठे रहते हैं। वहां से बदबू आती है, भयंकर दुर्गंध आती है, आप वहां जा नहीं सकते। जिनको आप तथाकथित क्लिनिक कहते हैं, उनमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर बन के बैठे होते हैं। लाखों रुपए की फर्जी जांच कराई जाती है और उसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं होता, जिसको अभी सीबीआई ने जांच करके बताया है। करोड़ों रुपए का घोटाला आपने स्वास्थ्य के नाम पर किया, शिक्षा के नाम पर किया। दिल्ली में आपने शराब बेची, बाय वन गेट वन फ्री, और हमें यह भी पता चला इसमें कुछ नकली दारू की भी सप्लाई हुई। आपने दिल्ली को एकदम गर्त में डाल दिया है। न तो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, न दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। अब मैं अगले बात करना चाहता हूं कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार है, अब तक तो ये आतंकवादियों की सरकार थी, ये नक्सलियों की सरकार थी। क्या आपको पता है इस समय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है आतिशी मार्लिना, उसके माता पिता देश के आतंकवादी अफजल गुरु को माफी दिलाने के लिए, फांसी से बचाने के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे। उनकी बेटी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री है। केजरीवाल को ऐसे लोग ही पसंद आते हैं जो देशद्रोही हो, देश को तोड़ने की बात करता हो, वो उनके साथ खड़ा होता है। सिसोदिया जी, मैंने आपको एक बार कहा था, शायद आपको याद हो, मैंने कहा था आपसे कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। केजरीवाल आपको यूज कर रहा है, आपको मक्खी की तरह निकाल देगा। इससे बचिए, देशद्रोही है, यह आतंकवादी है। इसने आपके कंधे पर बंदूक रख के दिल्ली में अपराध किया, आपके नाम पर इसने शराब घोटाले किए और आप फंस गए। अब भी कहता हूं कि सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी पे कब्जा कर लीजिए, इसको निकालिए। ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। ये तो होगी देश की सुरक्षा की बात, शिक्षा की बात और दिल्ली की स्वास्थ्य की बात। अब मैं बात करता हूं दिल्ली के मतदाताओं को। मैं कहता हूं दिल्ली के प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक क्षेत्र में हम बच्चों के लिए स्थानीय स्तर पर संस्कार केंद्र भी स्थापित करेंगे।
जिसमें बच्चे स्वावलंबी बने, संस्कारी बने, राष्ट्रभक्त बने, देशभक्त बने, उनमें देश और राष्ट्र के लिए सेवा करने की भावना उत्पन्न हो। अगला विषय है दिल्ली के हृदय में स्थित कनॉट प्लेस में एक हनुमान मंदिर है, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है। वहां पर हमने देखे वहां की कुछ दुकानें जो गैर सनातनियों को आवंटित की गई हैं, और हमने यह भी पाया है कि वो कई बार अपनी दुकानों में बैठकर मांस का सेवन करते हैं। वही हनुमान मंदिर है, हमें कदापि नहीं होने देंगे। मेरा आग्रह एनडीएमसी से इन दुकानों का आवंटन निरस्त करे और किसी सनातनी को दे। मैंने यह भी पाया है कि नई दिल्ली में कई विदेशी नागरिक रह रहे हैं, जिसमें युगांडा, सोमालिया और सूडान, नाइजीरिया, अफ्रीका के वहाँ के नागरिक यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा पर। लेकिन ना तो वो यहाँ पढ़ाई करते हैं, ना कोई बिजनेस करते हैं। वो बिजनेस के नाम पर नशा बेचते हैं दिल्ली में, देह व्यापार करते हैं, ठगी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। नई दिल्ली क्षेत्र के आसपास वो रह रहे हैं। हम प्रण करते हैं हम उनको भी यहाँ से खदेड़ेंगे। यहाँ पर कोई वही नागरिक रह सकता है जिसके पास माननीय विदेशी नागरिक के पास मानक के तहत वीजा हो और वह विदेशी अधिनियम के तहत यहाँ पर रह रहा हो, शर्तों को पूरा कर, तो केवल यहाँ वही रह सकता है। अब अगली बात मैं युवाओं के लिए करूँगा। हमने देखा यहाँ पर युवा रोजगार के लिए बड़ा परेशान रहता है। दिल्ली की वर्तमान सरकार ने एक लालच दिया है दिल्ली के युवाओं को कि हम 2100 रुपया देंगे प्रत्येक माह। भाजपा ने 2500 का वादा किया है। प्रवेश वर्मा जी ने 2500 रुपये बांटे भी है। कांग्रेस भी 2500 का लॉलीपॉप दे रही है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वावलंबी न बने? हम 2100-2500 रुपये के पीछे लपलपाए हुए खड़े थे? नहीं, आप इनको धक्का मारिए, स्वावलंबी बनिए। हम आपको स्वावलंबी बनने का मार्ग दिखाएंगे। हम प्रण करते हैं कि हम आपके बच्चों को संस्कार देंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, उसको रोजगार खड़ा करने के लिए या कोई व्यवसाय करने के लिए जो भी सहायता होगी हम उसको सहायता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अगला जो सशक्त मुद्दा है, दिल्ली में हमने देखा कई मार्ग जो विदेशी अधर्मियों के नाम पर है, जैसे बाबर लेन बंगाली मार्केट के पास। औरंगजेब रोड तो समाप्त हो गया, लेकिन औरंगजेब लेन आज भी है उस आताताई आक्रमता के नाम पर। अकबर रोड, शाहजहां रोड, ये कोई हमारे लिए महापुरुष नहीं है। वे मुगल थे, लुटेरे थे, जिन्होंने लूट मार करके हम पर शासन किया। इनका नामकरण, पुनर्नामकरण हम पुनः करेंगे और अपने महापुरुषों पर रखेंगे। अब अगला विषय है नई दिल्ली क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हमने पाया कई बार हमारे वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ बुजुर्ग, वृद्ध लोग घर से डॉक्टर के पास, अस्पताल में, क्लिनिक पे जांच के लिए या इलाज के लिए नहीं जा पाते हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि अस्पताल द्वार पर ही हो, अस्पताल आपके द्वार, उनको चिकित्सा सुविधा घर आके दी जाएगी, घर आके उनकी जांच की जाएगी। कोई विशेष परिस्थिति होगी तो उनको अस्पताल या क्लिनिक जाना पड़े। हम इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। अगला एक प्रमुख विषय है, नई दिल्ली क्षेत्र में हमने पाया बहुत सारी हलाल मीट की दुकानें खुल गई है, जबकि 99.9% लोग, यहाँ की संख्या हिंदू और सिख है। और हमारे सनातन धर्म में और सिख पंथ में हलाल मांस खाना वर्जित है, हमारे लिए पाप है। चूंकि मैं तो शाकाहारी हूं और मैं हलाल मांस का समर्थन नहीं करता, यहाँ तक कि मैं मांस का भी नहीं समर्थन करता। जो हिंदू और सिख मांस का सेवन करते हैं तो मेरा उनसे आग्रह केवल झटका मांस का प्रयोग करें। हलाल मांस मानवता के विरुद्ध है, हलाल मांस पशु के प्रति क्रूरता है, हलाल मांस एक प्रकार का जिहाद है। हम इस जिहादी मांस का सेवन न करें, इसका विरोध करें, केवल झटका मांस का सेवन करें। जिनको हलाल मांस खाना है नहीं खाएं। लेकिन नई दिल्ली क्षेत्र में, हिंदू और सिखों के क्षेत्र में हलाल मांस हम बिकने नहीं देंगे, केवल झटका मांस बिकेगा। इसका भी हम प्रयास करेंगे। अब मैं बात करता हूँ सिविल डिफेंस की। सिविल डिफेंस में जो भर्तियां हुई है वो गलत तरीके से भर्ती की गई। उसके लिए जो नियमित मापदंड है उसको अपनाया नहीं गया। हमने देखा सिविल डिफेंस के कुछ लोग आम आदमी पार्टी के लिए वसूली का काम करते हैं, क्योंकि उनकी वर्दी भी खाकी है। तो कई बार निवासी समझते हैं कि दिल्ली पुलिस है, वो उसको पैसे दे देते, रिश्वत दे देते। मैं नहीं कहता कि आप दिल्ली पुलिस को रिश्वत दो, लेकिन इससे भ्रम फैला हुआ है। हमने देखा जीएसटी ऑफिस में भी
वहां पे लूट मारी सब चल रही, जीएसटी के अधिकारी रिश्वत लेते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस तैनात नहीं, सिविल डिफेंस लगी हुई है। सिविल डिफेंस की गुंडागर्दी मैंने दिल्ली के जीएसटी विभाग में देखी है। वहां पे खुले रूप से दिल्ली जीएसटी में इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर तक का अधिकारी पैसे की वसूली करता है। मेरे को तो कुछ नाम भी याद है। एक तो अधिकारी मेरे को फोन की थी, डॉक्टर साहब हमें क्षमा को तो आगे से रिश्वत नहीं लेंगे, हमें पता लगा उसको सीबीआई ने पहले अरेस्ट नहीं किया था, तो मैं आपसे प्रण करता हूं सिविल डिफेंस को समाप्त करके दिल्ली होमगार्ड को सशक्त बनाएंगे और युवाओं की भर्ती हम दिल्ली होमगार्ड के तहत हम करेंगे। अब अगला एक विषय है कि दिल्ली के अस्पतालों में हजारों कर्मचारी अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए हैं पिछले 15-16 सालों से, उनको स्थायी करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अब दिल्ली के छात्रों की बात करते हैं। हमने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, उससे संबंधित कॉलेजों में दिल्ली के छात्रों का प्रवेश नहीं हो पाता है, क्योंकि दिल्ली के छात्रों की परसेंटेज कई बार कम आती है। हमने देखा केरल और तमिलनाडु, पांडिचेरी और तेलंगाना के छात्र जो है अधिक अंक ले आते, क्योंकि वहाँ परसेंटेज ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है कि दिल्ली के स्थानीय छात्र पिछड़ जाते हैं और उनका प्रवेश हो जाता है, जबकि उन राज्यों में वहाँ के राज्यों के छात्रों का आरक्षण सुनिश्चित है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली के छात्रों का आरक्षण नहीं है। मैं आपसे प्रण करता हूँ कि दिल्ली के छात्रों का प्रवेश दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले कराया जाए, बाद में बाहर के छात्रों का। यह मैं सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा। अब अगला विषय है दिल्ली के किसानों का। आज से 15 वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार ने दिल्ली के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया था और उनको कहा गया था कि जो है उसके बदले हम आपको एक प्लॉट देंगे और हम यहाँ पर नई विकसित कॉलोनी बसाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या किया, कॉलोनी के नाम पर एक झुग्गी झोपड़ी स्लम विकसित कर दिया दिल्ली देहात के चारों तरफ, और दिल्ली देहात का जो स्वरूप है वो नष्ट हो गया और दिल्ली के किसानों को आज तक उनके प्लॉट नहीं दिए गए। ये वादा कांग्रेस सरकार ने भी किया था, आम आदमी पार्टी ने भी किया, भाजपा इस पर चुप है, मौन है, वो भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं दिल्ली के किसानों के साथ हूँ। मैं आज से यदि विजय प्राप्त करता हूँ आपकी बात को सदन में रखूंगा और यदि हो सकेगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अब अगला एक गूढ़ विषय है जमुना माता की सफाई। हमारे सनातन धर्म में एक मंत्र आता है, पूजा पाठ में उस मंत्र का उल्लेख करते हैं, ओम गंगा सुमनश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलसानम संगम कुरु। हम 7 नदियों का जब नाम लेते उसमें माता जमुना भी है और उसके बिना हमारा स्नान नहीं होता। 7 नदियों में एक जमुना माता है। आज जमुना नदी नाले के रूप में बह रही है, वहां से बहुत भयंकर दुर्गंध आती है, काफी प्रदूषित हो चुकी है मेरी माता जमुना। और कभी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने वादा किया था जमुना की सफाई होगी, तब नहीं भी केजरीवाल ने कहा था कि मैं जमुना के जल से आचमन करूंगा, वो 10 सालों में पूरा नहीं कर सके। जमुना को साफ किया जा सकता है, मैंने जमुना को पूरा सर्वे किया है, करीब 200 से ज्यादा नाले जमुना जी में गिरते हैं। यदि उसको बंद करके दूसरा विकल्प स्थापित किया जाए, जमुना प्रदूषित होने से बच सकती है, लेकिन यह कार्य कोई करने को तैयार नहीं है। अब अगला विषय है दिल्ली का प्रदूषण स्तर। दिल्ली का कई बार प्रदूषण स्तर 500 को पार कर जाता है। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में स्कूल में पढ़ता था, 90 और 91 की बात है, दिल्ली का EQI 100 से ज्यादा नहीं होता था, अधिक से अधिक चला गया तो 150। आप AQI 500 के पार चला गया। प्रदूषण के नाम पर कहा जाता है भाई दिवाली मत मनाओ, इससे प्रदूषण होता है पटाखे छोड़ने से, जबकि अध्ययन में पाया गया कि पटाखों से दिवाली पर 4 से 5% से ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलता है। दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण है डीजल की गाड़ियां, बाहर के आने वाले वाहन, तीसरा है दिल्ली का मलबा, धूल लक्कड़, कंस्ट्रक्शन, इससे प्रदूषण ज्यादा होता है, जिसमें 4 से 5% पराली भी है, लेकिन पराली मुख्य कारण नहीं है। तो लोग किसानों को गाली देना बंद करें। मानता हूं कि पराली से प्रदूषण होता है, पटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन एक दिन पटाखे चला लेने से क्या आपका प्रदूषण कम हो जाएगा? नहीं। हम पटाखे फोड़ेंगे, यह हमारा त्योहार है, हम ये हमारी उमंग है। कई बार हमने देखा जब हमारे बच्चे पटाखे नहीं फोड़ पाते, वो अपने रिश्तेदारों के पास गाजियाबाद, नोएडा आसपास चले जाए तो वहां जाकर पटाखे फोड़ते हैं। इस तरह की मानसिकता NGT को भी बंद करनी पड़ेगी। दूसरे मानकों पर ध्यान दे,
जब केजरीवाल मनीष सिसोदिया देश से छूटे थे तो क्या पटाखे नहीं फोड़े? तब प्रदूषण स्तर कहाँ गया? कानून उनके लिए केवल हिंदुओं के लिए लागू होगा, उनके लिए लागू नहीं होगा। हरियाणा में भाजपा की सरकार आई, वहां पटाखे फोड़े गए। और यही नहीं, 1 जनवरी को नया साल मनाया गया, आधी रात को हमने देखा दिल्ली में पटाखे फोड़े गए। कहाँ जाता है कानून? केवल हिंदुओं पे ही। हिंदू यदि होली मनाता, कहते नहीं नहीं होली मत मनाओ, जल की बर्बादी होती है। हम जल भी फेंकेंगे, हम होली भी मनाएंगे और पटाखे भी फोड़ेंगे, कोई हमें ज्ञान न दे। मैं दिल्ली की जनता से कहता हूँ, वह इन चीजों को धुतकारे और हटाए। हम अपनी सनातन व्यवस्था के साथ चलेंगे, कोई हमें पाठ न पढ़ाए। हमें नहीं किसी का पाठ नहीं सुनना। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है, सत्ता हमें दे दीजिए। हम बिना पटाखों पे प्रतिबंध लगाए, किसानों को दंडित किए बिना हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। उसके कई विभिन्न कारक हैं। डीजल वाहनों पर नियंत्रण, कंस्ट्रक्शन से जो प्रदूषण होता है धूल से, उस पर नियंत्रण, इतना भी कर दो, आधा प्रदूषण समाप्त हो जाता है। तो दिल्ली की जनता से यही कहूँगा, अभिनव भारत पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ, संतोष राय। मेरा चुनाव चिन्ह है पेन का नीब और 7 किरणें। चुनाव वाले दिन पेन के नीब पर बटन दबाकर मुझे विजयी बनाए। और आपके साथ जब भी कोई समस्या हो, कोई संकट हो, कैसी भी सलाह आपको लेनी हो, आप मेरे नंबर 9999188679 उसके व्हाट्सएप पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका साथी, आपका भाई डॉक्टर संतोष राय। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।